बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 3 दिसंबर है, 17 रबीउल सानी है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज़ होंगे। नाज़रीन, बहुत ही गरमा-गरम बहस चल रही है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल पूरे मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान इसराइल के मामले में क्या डिसीजन बनाता है। हालाँकि दो टोक अल्फाज में इमरान खान साहब फैसला सुना चुके हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत भी जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइन से हटने को तैयार नहीं है। सियासी इश्यूज पे कल भी इस पे बात हुई कि और पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मजबूत से मजबूत तर क्यों है, इसकी और सियासी वजूहात क्या हैं। अब थोड़ा सा इसको शुरू से हम चाहते हैं कि इस बहस का आगाज किया जाए, कि शुरू से देखा जाए कि जिस वक्त पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान बना, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस वक़्त क्या नज़रियात थे, वो मुस्लिम उम्मा के साथ और जगहों पर जहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान थे, उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन क्या थी, जो कि बराए नाम लोग इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम उम्मा के लिए खिदमत देखेंगे, उनका विज़न देखेंगे और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने एक अटल पाकिस्तान के लिए एक खारजा पॉलिसी बना के दी है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रोफेसर अली अब्बास आबदी साहब, आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, और प्रोफेसर सीमा जैदी साहिबा। अपने दोनों ही मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अलैकुम सलाम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा आप जानते ही हैं कि इसके अंदर मेहमानान गिरामी आपके सामने हैं। हमारे जो भी हमारा जो मौजू है, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की निगाह से, कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी में जो अटल चीज़ उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर बात करने के लिए, उनके नज़रिए पे बात करने के लिए, उनकी ज़िंदगी के उन गोशों के ऊपर, उन पहलुओं के ऊपर जिससे एक पाकिस्तानी भी आशना नहीं है, कि उनकी मुस्लिम उम्मा के लिए और मज़ीद क्या-क्या कुर्बानियाँ थी और क्या-क्या उन्होंने जो है वो एक कारहाय नुमाया अंजाम दिए। तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें लाइव नंबर भी हमारा कुछ देर में आवेज़ा हो जाएगा और लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। अली अब्बास आबदी साहब, पाकिस्तान और इसराइल को लेकर बड़ी गरमा-गरम बहस जो है वो मीडिया के ऊपर चल रही है। तो डेविड बेन गॉरिन जो है, पहले तो ये बताइए कि ये कौन थे और इनके पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या कहा था, इनके ख़यालात और नज़रियात क्या थे पाकिस्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने मुझे मौका दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मुतालिक बातचीत करने का। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि डेविड बेन गुरियन जो हैं वो इसी तरह हैं जैसे कि कायद-ए-आज़म। जो इज़राइल का जो कंट्री है इज़राइल, उसका जो फाउंडिंग फादर हैं वो हैं डेविड बेन गुरियन। तो डेविड बेन गुरियन फाउंडिंग फादर हैं इज़राइल के, और इन्होंने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की, इज़राइल बन जाए। और ये एक नज़रिया था जो आपको पता है कि एक जो एक बनी इज़राइल के लोगों को एक जगह जमा किया जाए और उनके लिए एक मुल्क बनाया जाए, क्योंकि 1948 में इज़राइल आज़ाद हुआ। 1948 से पहले दुनिया में कोई भी मुल्क इज़राइल के लिए नहीं था। ये बेचारे मारे फिर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। आपको पता है वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने इनको कितना मारा, 30 लाख के करीब लोग मार दिए। तो ये इधर उधर मारे फिर रहे थे ज़माना कदीम से। तो डेविड बेन गुरियन की का नज़रिया ये कि एक मुल्क बना के दिया जाए इज़राइल को और के लोगों को, और उनका एक ठिकाना हो जहाँ वो रह सकें और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वो भी कह सकें, जैसे हिंदू है, इनके लिए एक इंडिया कंट्री है, मुसलमान इनके 57 मुल्क हैं, आपको मालूम है, मुसलमानों के 57 कंट्रीज़ हैं। और इसी तरह यहूदियों के पास कोई कंट्री नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि कंट्री बनाई जाए। तो डेविड बेन गुरियन फाउंडिंग फादर है इज़राइल का। ये है डेविड बेन गुरियन का इंट्रोडक्शन। अब बात होती है, बात आपने पूछा डेविड बेन गुरियन ने पाकिस्तान के लिए क्या कहा, ये आपका दूसरा सवाल था। इसको हम डेविड बेन गुरियन के मुतालिक भी हम बातचीत करते रहेंगे। डेविड बेन गुरियन ने जब पाकिस्तान जब इज़राइल बना 1948 में, पाकिस्तान से 1 साल छोटा है इज़राइल, 1 साल के बाद बना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि हमें एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि कंट्री को जब
कोई मुल्क बनता है तो उसको एक्सेप्ट करती हैं बहुत सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन में जाके, तो फिर वो कंट्री का स्टेटस बनता है, उसे कहते हैं डिजूर। सही है, और एक होता है डिफैक्टो। ठीक है, तो डिजोर स्टेटस, डिजोरे जिसे कहते हैं हम लोग, डिजोरे स्टेटस जो है वो कंट्री को लेना पड़ता है। तो उस वक्त मिलता है यूनाइटेड नेशन से जब बहुत सारे मुल्क उसको कहें कबूल कर लें। तो कबूल पाकिस्तान करना को, चाहिए, जैसे सही, आप देखें, ईरान पहला मुल्क है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो ईरान ने हम सबसे पहले यूएन के अंदर हमें रिकग्नाइज किया, और अफगानिस्तान ने हमें रिकग्नाइज नहीं किया था। वो इसलिए कि सही, अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो है केपीके, वो पाकिस्तान के पास था। अफगानिस्तान चाहता था कि 1947 में वो वापस केपीके अफगानिस्तान को दे दिया जाए। हमने कहा कि हमने तो ब्रिटिश से दिया है ये हिस्सा केपीके, और ये हमारा इलाका है। तो अफगानिस्तान से हमारी उस वक्त से आज तक लड़ाई चल रही है। हमें मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और हम भी एक मुस्लिम मुल्क हैं, और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं? वजह एक ही है, सही, वो अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारा केपीके वाला हिस्सा जो है वो अफगानी हिस्सा है, जिसको हम NWFP कहते थे, वो हमें वापस करो। लेकिन ये तारीख ये है इसकी कि 1880 में बरतानिया की और इसकी जंग हुई, क्या नाम है, अफगानिस्तान की। तो उस ज़माने में ये हिस्सा जो था वो बरतानिया ने ले लिया था अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के पास से चला गया था, और ये बरतानिया के पास था। और जब 47 में सही। आज़ादी हुई तो बरतानिया ने ये हिस्सा हमें दे दिया। तो अली भाई इसी कॉलर वजह भी है से हमारे साथ, अली भाई कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मौसी भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अहमद साहब जर्मनी से, आपके मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, फरमाइए। ये जो हालात कोरोना की हालत में पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, भाई साहब अभी जिक्र कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का, तो ये हमारे जो है सियासतदान वो किस करवट बैठेगा? अभी अभी मैं सुन रहा हूँ फजल साहब का बहुत खुलकर बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भुट्टो आया तो उसने जाम साहब को कहा कि ये कैबिनेट का मुजार भी ना भेज देना। आप देखें कि मेरे मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं, अब वो शर्म की बात है कि 2.5 लाख किताब छपाई है ओबामा ने जो कनाडा में बेची जाएगी, और 3.5 लाख अमेरिका में। उसने 697 सबक की किताब लिखी जिसमें ठीक है, 663 सबक के ऊपर ठीक है, सवाल कर लें, कोई सवाल कर लें, गेस्ट है मेरे पास। मेरे मुल्क में कब तक ये सोचते चले? ठीक है, आगे सवाल। कोई गैरत का मुजाहरा करते हैं, बिल्कुल ठीक है, भी सर उठाकर जिए और किसी को पता चले कि ठीक है। पाकिस्तानी है, हमारा पासपोर्ट की कदर हो, और हम फॉरेन में पैसा कमा कमा के मुल्क को बिल्कुल ठीक है, आगे पॉइंट। कभी खुशी की खबर नहीं आ रही। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, अली अब्बास आतिफ साहब, अफगानिस्तान का बात जिक्र कर रहे थे आपके, बरतानिया ने लिया। अफगानिस्तान से बरतानिया ने हिस्सा ले लिया था केपीके का, और जब बरतानिया ने हमें आज़ादी दी 47 में, तो ये हिस्सा वो हमें दे दिया। तो अफगानिस्तान ने हमसे कहा कि हिस्सा हमें वापस करो। हमने कहा हमने आपसे तो नहीं लिया है, हमने बरतानिया से लिया है, आज़ादी ली है। तो जब से हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, और यही वजह है यूएन के अंदर अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ वोट दिया था, मुसलमान मुल्क होने के बावजूद। और ईरान ने हमें सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, ईरान। और इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे कायद-ए-आज़म के रोल जब हम डिस्कस करेंगे, ईरान ने हमें क्यों फेवर किया था, तो ये भी हम बाद में इसकी वजह, तो अपने सवाल जब आप करेंगे कायद-ए-आज़म के ऊपर तो हम सब बात करेंगे। अभी ये बात हो रही थी कि डेविड बेन गोरियन की, कि इजराइल का फाउंडिंग फादर है, उसने क्या नाम है, क्या कहा जब वो आज़ाद हुए। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हमें कबूल कर लो यूनाइटेड नेशन में। कायद-ए-आज़म ने मना कर दिया। उसकी भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है। कायद-ए-आज़म की बड़ी जद्दोजहद रही है कि इजराइल को ना मंजूर करने की, और 31 साल का पीरियड हम डिस्कस करेंगे जिसमें जिन्हों ने मुखालफत की है इस के मुल्क बनने की। तो ये बाद में बात करेंगे। अभी हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं कि टॉपिक पे जो आपने सवाल किया वो पूरा कर दें। वो ये कि कायद-ए-आज़म ने एक मना कर दिया कि हम ये नहीं कबूल करेंगे, और ये जो है मुल्क, ये अरब के
दिलों पे खंजर है और हम इसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम अरब के साथ हैं और अरब मुसलमान हैं, हम भी अरब के साथ हैं। अरब के ऊपर कायदे-ए-आज़म के बहुत सारे एहसानात हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे ताकि अरब की आंखें खुलें। जो आज अरब हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, इंडिया के साथ बैठ गए हैं जाके, तो उनको भी पता लगना चाहिए अरब को कि उनके ऊपर कितने एहसानात हमने किए हैं कायदे-ए-आज़म की शक्ल में, तो उनको पता लगना चाहिए जो भूल बैठे हैं। और मज़े की बात, हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल सही। सियासतदान भी भूल बैठे हैं। इमरान खान साहब को भी मैसेज जाना चाहिए ताकि इमरान खान कम से कम कायदे-ए-आज़म कार्ड यूज़ करें और अरब से दोस्ती करें, और कोई फेवर मिल सकता है तो लें। तो डेविड बेन गुरियन ने कहा था, वो मैं एक-एक लफ्ज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ, जो मुझे ज़बानी याद है। एक तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है, सही। क्योंकि ये अरब से मोहब्बत करता है। अरब हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हमें अरब से इतना खतरा नहीं है जितना कि हमें इस मुल्क से खतरा है, क्योंकि ये मुल्क अरब से बहुत मोहब्बत करता है। गौर करें, ये मुल्क अरब से बहुत मोहब्बत करता है, यानी हम अरब से मोहब्बत अच्छा, करते और थे, हमें अरब की मदद। अरबों से खतरा नहीं है, यानी वो खतरा भाप गए थे कि असल मामला कहाँ पर है उसी वक्त। उन्होंने कहा हमें खतरा अरब, दुश्मन हमारा अरब है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से हमें इसलिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तान अरब को सपोर्ट करता है, और ये हमारा मुल्क हमारे लिए नुकसानदेह है। हम इंडिया का इस्तेमाल करेंगे और इस मुल्क को क्रैश कर देंगे, और हमें ये क्रैश करना है, क्योंकि डेविड बेन गुरियन कायदे-ए-आज़म को पसंद नहीं करता था। कायदे-ए-आज़म और डेविड बेन गुरियन का 31 साल का एक इख्तिलाफ रहा है, तो उसने ये अल्फाज कहे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अरब से मोहब्बत करने वाले लोग, यानी ये कौन दे रहा है, ये स्टैम्प लगा रहा है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कि हम अरब से मोहब्बत करते हैं और कोई नहीं करता। हम करते हैं, हम अरब के मददगार हैं, हम अरब को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। इसको गुफ्तगू को भी और आगे बढ़ाते हैं। साइमा जैदी साहिबा, पाकिस्तान जब इसराइल के बारे में क्या करे, मतलब चॉइस क्या है, उसका राय हल क्या देखती हैं आप? उनको क्या इस वक्त डिसीजन किस तरह से लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? पीएम तो कह चुके हैं, मगर बार बार ये डिबेट उठ क्यों रही है पाकिस्तान में? जाहिर बात है, पाकिस्तान को वही चीजें फॉलो करनी चाहिए जो पाकिस्तान को हासिल करते वक्त कायद-ए-आज़म के मद्देनजर थी। यानी मुस्लिम उम्मा के लिए कायद-ए-आज़म काम कर रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज को आज़ाद कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया था उन्होंने, ब्रिटिश के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ, जो भी उस वक्त ब्रिटिश के अलाइज थे। रूस था इसके खिलाफ। अब जैसे रूस जो था वो ईरान के ऊपर उस वक्त ऑक्यूपाई कर रहा था, तो कायद-ए-आज़म ने उस वक्त आवाज उठाई थी अपनी ईरान पे कब्जा जो किया था। और इसी तरह से जो दूसरी कंट्रीज जिनके मैंने अभी नाम लिए, नाइजीरिया है इसमें, तनीजिया है और सूडान है, और जो भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज उस वक्त ऑक्यूपाइड थी ब्रिटिश तसल्लुत के तहत या फ्रांस के तहत, उनमें अरब कंट्रीज ये सारी शुमार होती हैं। तो जाहिर बात है कायद-ए-आज़म इनके लिए भी आवाज उठा रहे थे और कोशिशें कर रहे थे। तो जो मेन कॉज पाकिस्तान भी जिस मकसद के लिए हासिल किया गया, मेन कॉज, उसका रूट कॉज क्या था कि मुस्लिम कंट्री होगी जहां कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस कंट्री को हम लेके चलेंगे, उन्हीं उसूलों पे ये कंट्री चलेगी। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात जाती है तो इसराइल बना था 1 साल के बाद, और फिर कायद-ए-आज़म ने बड़े ही सख्त अल्फाज में जो तो इनके सदूर रहे हैं अमेरिका के ट्रूमैन और रोज़वेल्ट, इन दोनों को तंबी की थी और इनके कि ये लोग होशियार हो जाएं और इसराइल को जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसराइल को जो पार्टीशन हो करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि ज़ाहिर है पूरा एक एरिया होना चाहिए जो फलस्तीन का, जहाँ पे ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इबादत करते हैं, मुसलमान भी सब करते हैं, और वहाँ पे जो लोग आके आबाद हो रहे थे बाहर से, वो वहाँ में नेशनल नहीं थे, बल्कि उनको वहां ला के आबाद किया जा रहा था ताकि वो वहां उनको उस एरिया की मिल्कियत मिल जाए। वो मिल्कियत उनकी नहीं थी। वहां जो लोग पहले से मौजूद थे वो उन लोगों की मिल्कियत था वो। तो वहां से असल बात जो है, मेन बात वो ये कि दूसरी कौम को लाके बसाया गया
और फिर उनको हम्म, वहां की नेशनलिटी या नेशनल बनाया गया। ये सबसे मेन पॉइंट है जो जहन में रखना चाहिए। वो वहां के नेशनल नहीं थे, वो वहां के बासी नहीं थे, बल्कि वहां के बासी या वहां के नेशनल मुस्लिम कौम फिलिस्तीनी थे। थी, और वो एरिया मुस्लिम कौम का था। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। और जो तमाम इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हुकूक हैं उस पर बात करने के लिए ये बात अगर हमारे जहन में रहे तो इस चीज को, जो कायद आजम का नजरिया था, इसको लेके हम अपने फैसले जो भी हमारी पॉलिसीज हैं मुरतब करनी है, ये सारी में करने में ज्यादा आसान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी जो है वो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। लाइव नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर आवेजा है और कायदे आजम की निगाह से पाकिस्तान को एक मरतबा जरूरत पड़ गई है कि दोबारा से देखा जाए, तमाम चीज़ों को रिविजिट किया जाए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के लोगों ने हुकूमत की है कि लोग जो है वो इस वक्त दो वक्त की रोटी को मोहताज हो गए हैं। तो उस नज़रिए की तरफ, उस जज्बे की तरफ, उस आइडियोलॉजी की तरफ, उस सुतूर की तरफ एक मरतबा फिर निगाह करने की जरूरत है कि हमने किस जज्बे के साथ, किस जोश के साथ, किस वलवले के साथ और किस कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान को वजूद देने में अपने मुकद्दस लहू को बहाया था, कुर्बानियां दी थी। उस तरफ दोबारा से देखना चाहिए। तो अली अब्बास आबिद साहब, जिन्ना साहब ने इसराइल को वैसे कबूल क्यों नहीं किया था? इसकी और कोई वजूहत? सिर्फ ये कि वो इसको एक जायज रियासत नहीं समझते थे, ये सिर्फ है, या इसके अलावा भी कुछ मसाइल हैं? देखिए, कायदे आज़म का मैं कहूँगा कि ही वॉज बॉर्न फॉर स्पेशल पर्पस। मुझे नहीं पता उनका विजन क्या था, उन्होंने जो कहा वो मैंने देखा और आपने भी देखा। कायदे आज़म का कहना ये था कि इज़राइल जो है, जो मुल्क यानी मुल्क तो फ़लस्तीन था, और उसकी हिस्ट्री पहले हम समझ लेते हैं। पहले थोड़ी सी बात ये कि क्या नाम है, यूँ समझ लेते हैं कि नंबर 1 कि ये वर्ल्ड वार वन में से पहले देख लें तो ये जो आपका फ़लस्तीन है, अरब है, ये सब टर्की के अंडर में आता था। ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। फ़लस्तीन भी टर्की के अंडर में था। वर्ल्ड वार 1 में जब जर्मनी ने अटैक अली भाई कॉलर है, तो ठीक है, अली भाई कॉलर है, कॉलर को शामिल करता हूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद जावेद है। जी जी, कहाँ से मेरे भाई? लंदन से। लंदन से, ठीक है जी, खुश आमदीद, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। एक चीज अर्ज कर रही थी, प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि टीवी से मत सुने, टीवी से ना सुने, फोन पे बात करें। टीवी को आवाज उसकी आप बंद कर दें, क्योंकि उसमें डिले है, उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे, आप रिपीट होती रहेगी आवाज। आप फोन पे बात करें। टेलीफोन पे बात जी हाँ, बताइए। आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, फरमाइए। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा जिसे एनडीपी कहा जाता था कि हमें अंग्रेजों ने दिया, तो हुआ ये कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सरहदी गांधी कहते थे, आप भी कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये हिस्सा जो है, ये खैबर पख्तूनख्वा या एनडब्ल्यूएफपी जो है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो उस इलाके में जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, और उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी था, वहां एक रिफरेंडम हुआ, और रिफरेंडम में वहां के साथियों ने, वहां के रहने वालों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, उस रेफरेंडम में सबसे मुखालिफ जो थे, जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोग थे। ठीक है, आगे पॉइंट आपके, आप सवाल कर लें ताकि टाइम सेफ हो हमारे पास। सवाल कर लें। मैं करना चाहता हूँ कि रिफरेंडम के जरिए जो है, वहाँ के लोगों के रहने वालों के रिफरेंडम के जरिए जो है ये हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी आप जी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर थोड़ी सी इनके जो इन्होंने जो बात की, इस पर बात की जाएगी। मैं इनका सवाल नहीं समझ, आवाज नहीं आ सकी कि क्या कह रहे थे ये। जी, ये फरमा रहे थे कि रेफरेंडम के जरिए से जो है वो अफगानिस्तान का फैसला हुआ है, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। एक कॉलर को और शामिल कर लेता हूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। बात प्रोफेसर साहब आई तो मैं एक पहले उठा लूँ। जी जी, फरमाइए। ये मेरा सवाल ये है कि चाइना ने हमसे बाद आजादी लेकर वहाँ पे आप देखें कि 40-45 उन्होंने वजीर अपने पकड़ के
मुजरिम को पकड़ा जाता है ये फूलों की जनाब ऊपर जाकर दो छाड़ करते हैं, या वो जेल से दूसरी जेल या उसकी हेयरिंग होती है। तो ये कैसा मुल्क है, कहाँ कैसा कानून है मेरे मुल्क में? ये जब तक ये अब कोरोना में देखें कि मौलाना फजल मान जो सब चोरों का बड़ा चोर है उसको लीडर बना दिया और 11 चोर पीछे लग गए। वो बचपन में हम देखते थे एक मांगने वाला जो होता था ना, आगे लगा पीछे लाइन लगी होती है, वो आवाज देता था। ठीक है, आगे पॉइंट आपका। ठीक है, तो इनको कैसे, जैसे चाइना ने सीधा किया है, बिल्कुल सही है, 5-10 हैंकी जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल सही होगा। बिल्कुल ठीक है। बेईमानों का जब साथ देने वाले आकर करेंगे, काले कर करके इनकी सफाइयां पेश करेंगे। ठीक है भाई, कौन सी अदालत में खुदा के पास भी जाना है उनको, बिल्कुल सही, पकड़े जाएंगे वहां पे जाकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो किसने रोका है भाई? किसी ने नहीं रोका। सजा दे चोरों को, आवाम भी यही कह रही है। अगर नहीं दी जाएगी और बाहर भेज दिया जाएगा तो और क्या होगा? ठीक है, खैर बहरहाल आपका अपना एक नजरिया। जी अरे बाजाबी साहब, आप पहले बात अपनी मुकम्मल कर ले, फिर कॉलर से सवाल भी डाल। देखिए, जो हजरत थे उनका नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने जैसे कहा रिफरेंडम से, वो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या नाम है, अफगानिस्तान जो एक अलग कंट्री है, ये उसका व्यू था कि ये हमें इलाका, ये लोग थे, उन्होंने रेफरेंडम से शामिल हो गए, इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा। ये तो केपीके का जो इलाका था वो खुद हमारे साथ शामिल हुआ, खुद खुशी से शामिल हुआ। लेकिन जो वहाँ अफगानिस्तान में जो लोग बैठे थे वो उसको हथियाना चाहते थे। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो पाकिस्तान के साथ केपीके बड़े खुशी से जुड़ा है, इससे मुझे इनकार नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन ये कि वो लोग अफगानिस्तान जो है वो उस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये थी बात। तो खैर ये डेविड बेन गुरियन के बारे में बात कर रहे थे। तो डेविड बेन गुरियन ने जब कायद-ए-आज़म से चाहा कि वो इसको एक्सेप्ट कर लें, कायद-ए-आज़म उससे 31 साल से तो मुखालफत में थे, तो कायद-ए-आज़म ने कह दिया कि हम तो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इजराइल हम अरब के लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह कायद-ए-आज़म का जो नजरिया था, सोच थी, अगर हम ऐसे में कॉल से डिस्टर्बेंस हो जाती है, बातें बताना कि आज हिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पता लग जाए, तो जो 40-50 साल की मेहनत है वो तक पहुंच जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि सवाल करें, जरूर करें, एट द एंड करें, ताकि आसानी हो जाए मैं थोड़ी सी। तो पहले सुन लें। ठीक है कि कायद-ए-आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये जो इजराइल, जो फिलिस्तीन का एरिया है, ये मुसलमानों का है। तो उस पर इन्होंने कहा कि ये पहले, आज से कई सालों पहले, ये तो इलाका बनी इसराइल का था। तो कायद-ए-आज़म ने उस पर कहा बरतानिया से कि आप इसको फेवर कर रहे हैं इस बात को। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये तो बनी इसराइल का इलाका था, मुसलमानों ने तो इस पर कब्जा कर लिया, खलीफा दोम के ज़माने में मुसलमान यहाँ गए थे। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ने उस पर कहा कि भाई देखें, तो इंडिया में भी तो मुसलमानों का मुल्क था, आपने आके बैठ गए हो, तो फिर आप भी भाग जाओ यहाँ से, ये तो हमारा इलाका है। तो बरतानिया के पास कोई जवाब नहीं था कि तो कायद-ए-आज़म ने कहा अगर ये बात है कि नाजायज़ कब्जा है, तो फिर आपका भी तो इलीगल ऑक्यूपेशन है, जिसके ऊपर इंडिया के ऊपर, आप यहाँ से खाली करो। ये बात हो रही है 1900 की शुरू में। तो उस पर बरतानिया खामोश हो गया। और कायद-ए-आज़म ने जो कहा था, प्रेडिक्शन की थी, वो ये प्रेडिक्शन थी कि जो फलस्तीन में जो आबाद होंगे ये लोग, बनी इसराइल के लोग, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बड़ा करेंगे और मुसलमानों के इलाके को कट करेंगे, छोटा करेंगे, खत्म करेंगे, और इसको पार्टीशन ना करो। टू नेशन थ्योरी वहां भी पेश की गई थी कि इजराइल जो है वो अलग मजहब रखते हैं, मुसलमान वहां अलग मजहब रखते हैं, तो टू नेशन थ्योरी पे इजराइल बना था। तो लेकिन थ्योरी की बुनियाद पे बनने के लिए कायद-ए-आज़म का ये ख्याल था, और ये उनकी बात सही निकली कि ये टू नेशन थ्योरी पे पार्टीशन नहीं होगा। ये पार्टीशन के बाद ये फैलना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि मुसलमानों को बिल्कुल से खत्म कर दिया जाएगा। और यही वो आपने देखा कि आज इजराइल को देखें, जो पुराना 48 में जो इजराइल आज़ाद हुआ था और आज के इजराइल में देखें, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको 70% उसमें चेंज नज़र आएगा, वो बढ़ गया है। और मुसलमान जो है वहाँ पे बड़ी रोनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो टू नेशन थ्योरी तो ना हुई ना। ये टू नेशन थ्योरी ये था, जो अगर पार्टीशन हुआ था तो आप उतने पार्टीशन पे रहते, तो ये अपने पार्टीशन पे रहते, बात बराबर रहती। लेकिन वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। अभी देखिएगा ये फ़लस्तीन को पूरा कैप्चर करने के बाद ये फ़लस्तीन से बाहर निकलेंगे, फिर ये दूसरे ममालिक जो अरब के ममालिक हैं, जो बड़ी खुशी से दोस्तियाँ कर रहे हैं, जैसे आपके सामने कि अभी बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो लग रहा है कि यूएई ने भी एक्सेप्ट कर लिया।
से 1.5 महीने पहले, तो और दूसरे ममालिक एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये अरब के लिए कितना बड़ा खतरनाक मसला खड़ा हो जाएगा, इनको अंदाजा नहीं है। वहाँ भी अगले सवाल में आपको डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि ये अरब के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बने और उन्होंने क्या कुछ किया अरब के साथ, इन बनी इसराइली लोगों ने, तो जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म नहीं चाहते थे कि ये किसी भी तरह इसको एक मुल्क का दर्जा दिया जाए। और ये झगड़ा शुरू हुआ था, याद रखें, वर्ल्ड वार 1 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 से पहले तो सारा ऑटोमन एम्पायर था। वर्ल्ड वार 1 में जब ये ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुई, टर्की को शिकस्त हुई, तो टर्की के टुकड़े हुए, कुछ फ्रांस ने ले लिए, कुछ रशिया ने ले लिए, कुछ जर्मनी ने ले लिए, कुछ ज़्यादा इलाका बरतानिया ने ले लिया। इस तरह से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर ये हुआ कि गुलाम बन गए। हम अगर तारीख पढ़ें तो एक वक्त नजर आता है कि मुसलमान ममालिक जो थे दुनिया में आज 57 है, उस वक्त 4 या 5 मुल्क रह गए थे, और वो भी गरीब बुरे हाल में मुसलमान मुल्क थे। वर्ल्ड वार 1 जो है बेसिकली मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका लगा, और वर्ल्ड वार 2 के बाद तो और भी बुरे हालात हो गए। तो उसके बाद तो मुसलमान से लगता था कि अब के लिए कोई अब जगह ही नहीं बचेगी। और इन हालात में कायद-ए-आज़म का जो कहना था वो ठीक था कि मुसलमानों की गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुसलमान का उसके पास कोई बड़ा मुल्क नहीं है। अरब उस वक्त बहुत गरीब थे और उनके पास तो कुछ भी नहीं था, और बरतानिया ज़लील कर ख्वार कर रहा था अरब को, जो आज अरब बरतानिया के आगे पीछे घूमते हैं और क्या नाम है, पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते। और पाकिस्तान एक वाहिद होप था अरब ममालिक की, कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन अरब को सपोर्ट कर रहे थे, और डिप्लोमेटिकली भी और क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनली भी, और वो तमाम चीज़ें तो अरब भूल चुका है। उनको याद है कि ज़लील ख्वार अमेरिका कर रहा था अरब को, और क्या नाम है इसी तो हमारे हुक्मरानों को याद दिलाना चाहिए ना। क्या हमारे हुक्मरानों को हिस्ट्री पता है? पहला तो सवाल ये होगा कि बाज़ लोगों को तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं याद होगा। तो अब वो मतलब इतने खारजा पॉलिसी में इतने स्ट्रांग हो, अपने इतने पाकिस्तान की हिस्ट्री और कायद-ए-आज़म की पूरी हिफ्ज़ हो, अज़बर हो, तो जाकर ऐसे लोगों को जो चेहरा तब्दील कर चुके हैं उनको बताया जाए कि तुम्हारी क्या असलियत थी, तुम्हारी हैसियत क्या है, जो तुम इस वक्त पाकिस्तान से तुम इस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हो। ये पहले तो हमें अपनी जगह पे स्ट्रांग होना होगा ना। हम पहले कुरान की 2-4 आयतें तो पढ़ लें। हमारे सियासतदान तो कुरान की आयत नहीं पढ़ पाते, आपको मालूम है। जो नमाज में हम जो सूरे पढ़ते हैं, मुझसे तो वो सूरे पढ़े नहीं जाते। आप बात करें कायद-ए-आज़म को क्या याद रखेंगे? वो हिस्ट्री जो प्राइमरी बुक है हमारी कुरान, उसको नहीं पढ़ते तो सही तरह, तो वो क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिस्टर, गुफ्तगू आपके साथ जो है वो हुई कि पाकिस्तान को क्या जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, उस पर बड़ी खूबसूरत आपने बात की। थोड़ा सा जिन्ना साहब की मुस्लिम दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से निकल करके, पाकिस्तान को तो वजूद दिया आपने, पाकिस्तान के तो फाउंडर हैं आप, इसके अलावा आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मुस्लिम दुनिया में मजीद और क्या थी? हम चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए से, इस तवज्जुह से हमारे नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करें, जिनको सिर्फ ये बताया जाता है कि कायद-ए-आज़म जो है वो उन्होंने पाकिस्तान सिर्फ बना दिया। इसके अलावा जिन्ना की बहुत बड़ी शख्सियत है जो नहीं बताई जाती। और क्या कंट्रीब्यूशन थी मुस्लिम दुनिया के लिए उनकी? देखें, मुस्लिम दुनिया में जो जिन ममालिक की आज़ादी के लिए कायद-ए-आज़म ने काम किया, उसमें अल्जीरिया शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, सूडान, लीबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तनीज़िया की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। और जैसा कि मैंने बताया कि बरतानिया और रूस अलॉयज़ थे उस वक्त, और ईरान के ऊपर तसल्लुत थे, तो उसके खिलाफ भी कायद-ए-आज़म ने आवाज़ उठाई थी। तो ये सारी चीजें अगर याद कराई जाएं, पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं उनको भी, जो इन पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन तक भी ये बातें पहुंचाई जाएं, और फिर उनके थ्रू जो दूसरी एम्बेसीज के लिए इन कंट्रीज की जिनके मैंने नाम लिए उनको याद कराई जाएं, तो उनको याद आएगा। जिसमें से बहुत सारे तो इस चीज को रियलाइज, उनके पास पिक्चर्स लगी हुई है एम्बेसीज में कायद-ए-आज़म की, और जो है मेडल लेते हुए, मेडल भी कायद-ए-आज़म को दिया था, वो सर अली अब्बास आप भी आपको और इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे उस बारे में। और मतलब बहुत ही कायद-ए-आज़म न सिर्फ अपनी जो जद्दोजहद थी आज़ादी की वो कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, बल्कि जो दूसरे ममालिक उस वक्त, जो मुस्लिम ममालिक पे जो आफतें, जो मुसीबतें आई हुई थी और जो दूसरी कौमें उन पे तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रही थी, उनको भी
आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त, और उनकी जिस तरह भी मदद पॉसिबल हो रही थी वो कर रहे थे, फिजिकली भी, मोरली भी, यानी मटेरियल के लिहाज से भी और मोरली भी, दोनों तरीकों से उनकी मदद कर रहे थे। और ये बात बहुत कम हमारे यहाँ तस्करा की जाती है, या लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, लोग जानते नहीं है ये बातें। अगर हम पहुंचाई जाए, जो रिकॉर्ड में अगर हम ढूंढे तो हमें नजर आ जाती हैं, मिल जाती हैं, उनको दोबारा जिंदा किया जाए, उनमें रूह फूंकी जाए, उनसे अपनी बात बेहतर बनाए जाए, ये चीजें दिखा के, उनको बता के कि कायदे आजम ने आपके लिए क्या क्या किया है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी हमारी कायदे आजम की, तो उससे हमारे ताल्लुकात जो है दूसरी मुस्लिम उम्मा के साथ और बेहतर हो सकते हैं, और बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, और दूर हो सकती काफी है। बेहतर हमारी पोजीशन। सही, बहुत खूब। थोड़ी सी इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगला सवाल करने से पहले अली अब्बास आबिद साहब, आपने से बड़ी खूबसूरत एक बात की कि अरब के लिए कितना बड़ा ये खतरा जो है वो बनता चला जा रहा है इसराइल, इसकी दोस्ती। इस हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए, फिर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि मुस्लिम लीग से आपने फिलिस्तीन के लिए क्या कुछ काम किया था, लोग नहीं जानते, इस पे भी आते हैं। अभी जो ये दोस्तियां हो रही हैं, बड़े शीरो शकर हो रहे हैं और बड़ी फ्लाइटें आ रही हैं, एक दूसरे को फूल और तहफ पेश किए जा रहे हैं, ये होने क्या जा रहा है इनके साथ? देखें, अरब के पास विजन नहीं है, ये तो आपको मालूम है। 1960 में पेट्रोल निकला और अरब अमीर हो गया। 1960 से पहले देख लें कि अरब का क्या हाल था। ये विजनरी लोग नहीं हैं। इन्हें ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो है कि स्पेशली कोरोना के आ जाने के बाद से जो हालात दुनिया में तब्दीली आई है, और जो क्या नाम है डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ थी, उससे ये बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हो गए और किसी हद तक ये है कि इनका शिकार हो गए। तो ये सोचने लगे कि इज़राइल से दोस्ती कर ली जाए तो बेहतर है, और उनको नज़र आया कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। इंडियन लॉबी आपको पता है कि बुरी तरह, इसमें हमारा बहुत बड़ा कसूर है। अरब ममालिक में पाकिस्तानियों से ज़्यादा पता है इंडियंस मौजूद हैं। इंडियंस वहाँ पे और वो सारे पढ़े लिखे हैं, तो इंडियंस का इन्फ्लुएंस है अरब के ऊपर, इससे भी इनकार नहीं है। अरब जितनी शादियाँ करते हैं, आपको पता है वो एक बीवी तो उनकी यकीनन हैदराबाद से होती है या दिल्ली से होती है, तो वहाँ पे इंडियंस अपने लोगों को बेचते हैं, और उनकी औरतें भी वहाँ पे उनके घरों में हैं। तो अब ये है कि उनका एक इन्फ्लुएंस है, एक नंबर वन। इंडिया और इजराइल के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपको पता है न्यूक्लियर की डील हुई हुई है बहुत ज़्यादा, बहुत, और फिर इसके साथ साथ अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, अरब के ऊपर। तो अब चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प का जो इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट था वो डिफरेंट था, जो बाइडेन का इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट वो थोड़ा कदरे बेहतर है। डेमोक्रेट्स निस्बतन रिपब्लिकन से बेहतर होते हैं ईरान के साथ, और क्या नाम है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, लेकिन उनके डेमोक्रेट्स के रशिया के साथ ताल्लुकात थोड़े ख़राब होते हैं। इसलिए रशिया ने जो बाइडेन को मुबारकबाद देने में भी बहुत ताख़ीर की कि उनको प्रेसिडेंट जब वो बने। तो कहना ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस और फिर विजन का ना होना अरब के पास, तो और उनको बहुत जल्दी खौफ पड़ गया है कि शायद हमारी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। और सी पैक जो पाकिस्तान ने बनाया, सी पैक, उससे ये नज़र आने लगा उनको कि दुबई से मुतासर होगा, क्योंकि सी पैक में जो गवादर का पोर्ट है वो तो बहुत ही बेहतरीन पोर्ट है और बड़ा गहरा है, जो बड़े जहाज़ हैं वो भी वहाँ पे आके पार्क हो सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा पाकिस्तान से ये नज़र आया कि पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दें उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। तो ये सारी इन्फ्लुएंस देख के, इन्फ्लुएंस जो है वो इकॉनमी का था, और दूसरा ये कि विजन का ना होना। तो विजन तो आपको देखें, इकबाल ने बहुत खूब कहा था ना कि बढ़ के खैबर से ये है मार का दीन व वतन, यानी मार का दीन से मुराद क्या, रिलीजन, और वतन से मुराद है पॉलिटिक्स। वो इकबाल कहता है, इकबाल का कहना है कि वतन यानी पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो झगड़ा है वो खैबर से बड़ा है, और खैबर ऐसी जगह जो 40 दिन अभी में कितने अरसे में अभी सब आपकी निगाह क्या देख रही है, कितने अरसे में इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि वो यकीनन इनके दोस्त तो है नहीं, और हमारी इल्हामी किताब भी यही कह रही है, तो वो अंदर काम दिखाना शुरू कर देंगे? तो कितना अरसा आप देखते हैं कि ये बड़ी दोस्तियां वोस्तियां जो चल रही हैं, इसका रिजल्ट आना कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, अरब के पास, अरब कंट्रीज में को मालूम है कि जो लोग नहीं समझते, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि अरब के पास अमेरिकन फौज क्यों है, अरब के पास अपनी फौज क्यों नहीं है। अरब डरते हैं। अरब कहते हैं अगर हम अपनी फौज रख लेंगे तो फौज बेसिकली
कू कर जाती है, यानी तख्ता पलट देती है, तो अरब ममालिक फौज बड़ी नहीं रखते ताकि उनका तख्ता पलट ना हो जाए। ये वजह है असल, लोगों को नहीं शायद पता। तो वो फौज छूट सही, तो अब वो अमेरिकन फिर फौज कमजोर रखते हैं फौज को बनाते हैं या नेटो ताल्लुकात बनाते हैं ताकि वो ठीक है, ठीक है। नहीं है। जिन्ना साहब पे आता हूँ। इजराइल को देखें तो इजराइल एक फौजी ताकत है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, को अंदाजा होगा कि कितनी देर ये लड़ सकेंगे। इराक ने सुबह हमले, तो ये इतनी बड़ी ताकतें नहीं है। और फिर जो वहाँ पे फौजी काम कर रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली अगर मैं पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा तो जान दे दूंगा क्योंकि मेरा मुल्क है। अगर फौज में के लिए लड़ रहा हूँ तो मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं होगा ना इतना। तो ये एक बात है जो कि देखनी है कि वो फौजी लिहाज से तो ये अरब कंट्रीज काफ़ी कमज़ोर हैं और ना पे ही इनके पास कोई वेपन्स हैं, तो ना ही कोई इनके पास मॉडर्न जो है वो हथियार हैं, तो वो उतनी देर लड़ नहीं सकेंगे, एक बात। दूसरा ये कि इकोनॉमी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये लगता तो ये है कि बहुत जल्द मसाइल आ जाएंगे। लेकिन अगर OIC अपना रोल प्ले करे, जो एक मुल्क हो जाए जिसे हम चाहते हैं, उनका ख्वाहिश थी, ख्वाब था 1931-2 में देखा था कि पाकिस्तान इंडिया, और चूंकि वो नाराज होकर चले गए थे, सियासत छोड़ दी थी उन्होंने। कायद-ए-आज़म ने 1930 में सियासत को छोड़ दिया था, 2-3 साल सियासत से दूर रहे, इकबाल लेके आए और इस विजन के साथ लेके आए कि हम पूरे मुसलमान ममालिक बनाएंगे, पैदा करेंगे मुसलमान ममालिक। उस वक्त मुसलमान ममालिक नहीं थे, ठीक है, 4 या 5 मुल्क थे, पाकिस्तान बना। तो उस वक्त ये फिर कायद-ए-आज़म आया और उन्होंने सोचा अगर ये एक प्लेटफॉर्म बन जाए, कायद-ए-आज़म के ख्वाब पे चल पड़े, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर मुसलमान एक हो जाए। लेकिन अगर इस जैसे कि हो रहा है, इजराइल डोमिनेट कर रहा है, तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिन्ना साहब ने जो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से फिलिस्तीन के लिए कितनी रेजोल्यूशंस करवाई और कुछ UN रेजोल्यूशन के मुतालिक भी बयान फरमाए, क्योंकि ये अमूमन बयान नहीं होता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये सारी काविशें ये मंजर आम पे ही नहीं आती, जिक्र ही नहीं करते हम। देखिए, मेरा तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं कहूँगा कि मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे भी प्रोग्राम किए बहुत सारे, और आपके प्रोग्राम में भी आया और कई दफ़ा ये बात की है कि मेरी समझ में आता, मैं हूँ ना, अगर मुझे कोई बताए कि कायद-ए-आज़म ने मोरक्को को आज़ाद कराया, तो मैं ये पागल हो जाऊँगा और मैं दुनिया में ये शोर मचा दूँगा, मैं खुद परेशान हो जाऊँगा, ये हुआ कैसे? इतना परेशान हो जाऊँगा और इसका ये सोचूंगा कि मैं मोरक्को से किस तरह से फ़ायदा उठा सकूँ। हमारे यहाँ मैं चीख के पागल हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ इस अवाम से, और किसी ने भी नहीं, कोई चीज़ सोचता नहीं है कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया, बस ये याद है मोरक्को को बनाया कायद-ए-आज़म ने। इस पर तकरीबन 50 साल बहस होनी चाहिए। और इंडोनेशिया को पाकिस्तान ने बनाया, कायद-ए-आज़म ने बनाया। इसको यानी कोई सवाल ही नहीं करता, इसको पागल हो जाए, पागल, ये छोटी बातें नहीं है। मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सूडान, लिबिया, तुनीजिया, ये लोग सुन कैसे लेते हैं? लोगों को तो उठ जाना चाहिए और ये इस पे प्रोग्राम होने चाहिए, एक नहीं कई प्रोग्राम होने चाहिए। इंडोनेशिया से मिलना चाहिए। इंडोनेशिया इस वक्त मुसलमानों का सबसे इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा मुल्क GDP के हिसाब से इंडोनेशिया है। हमारे कान सब सुनने वाले भी सुन रहे होंगे मेरी बकवास को और भूल जाएंगे। इंडोनेशिया से ताल्लुकात आप अच्छे करें, क्योंकि आपने नाइजीरिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, आप उससे ताल्लुकात अपने अच्छे बनाएं कि कायद-ए-आज़म का कार्ड यूज करें। अभी प्रोग्राम खत्म होगा, सब भूल जाएंगे, इनको नाम भी याद नहीं होंगे कि कायद-ए-आज़म ने कौन कौन से मुल्क बनाए। आप इन मुल्कों पे काम करें। खान साहब, खुदा का वास्ता, क्या नाम है, आप मुझसे कई दफ़ा मुलाकात हुई मेरी खान से, मैंने खान को अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल दिया। आज मैं खान से बात नहीं कर सकता हूँ, ना खान मेरा फ़ोन उठाता है PM बनने के बाद। ये मदीना की कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाकिम जो है अपने लोगों से बात तक नहीं करता, ना उस तक कोई बात करने की, यानी हम इमरान से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सही बता रहा हूँ। नहीं, शुरू में मैंने कहा था ये मदीना की तो रियासत है, मगर ये रसूलुल्लाह के ज़माने वाली है, उनके बाद वाली, बड़ा फ़र्क है ना? यही डिसाइड नहीं हुआ मेरे ख्याल में वहाँ।
अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं फिर। आप ये तो कोई बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की है कि जहाँ पे मतलब जावेद रात से मैंने कहा कि खान साहब से बात कर लेते हैं। जावेद ने कहा आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सकता। 40-50 साल की दोस्ती है इनकी। तो मेरा कहने का ये भाई वो इनके भाई बहुत इकोनॉमी का बर्डन है, तो बहुत सारे डिसीजन है, बहुत मसरूफ हैं। अब तो क्या कहें हम। अब सही है भाई, पीएम बनने के बाद तो आपने तो वादे किए थे कि मैं बिल्कुल रियासत मदीने की होगी, लोगों से बात करूंगा, मिलूंगा। अप्रोच में नहीं है कि कोई बात कह सकें, कुछ कर सकें, तो कैसे करें। तो बात कहने की यह है कि मैंने खान साहब की ऑनेस्टी के ऊपर तो मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगा कि बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है। लेकिन देखिए विजन भी हो जाए थोड़ा, और पॉलिसीज जरा क्लियर हो जाएं तो बड़ा अच्छा। 5 साल पूरे करने थोड़ी आए हैं। 5 साल पूरे करने तो सभी आते हैं। आप तो एक विजन के तहत आपने एक नारा लगाया है ना, आपने देख के एक लोगों को दूसरे एक गेट पे दिखाया है। उसमें अगर आपने भी 5 साल पूरे करने तो बात अलग है। एक कॉलर को मैं अली भाई कॉलर में शामिल कर लूं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी कौन कहां से? जी जी फरमाइए। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फरमाइए आप। जी बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल में रॉन्ग नंबर है आपका। अच्छा तो अली भाई, तो ये सारे मामलात हैं। बहरहाल सिस्टर की तरफ बढ़ेंगे। सिस्टर, जिना का कॉन्सेप्ट और ख्वाब पाकिस्तान के लिए क्या था? उनकी क्या ड्रीम्स थी, क्या उनका कॉन्सेप्ट था? इस पे थोड़ी सी, इस बात को थोड़ी सी आप बात को बढ़ाइए आगे। देखिए जिना का ख्वाब तो बिल्कुल वाज़े था। वो जो थे एक मुस्लिम स्टेट के लिए काम कर रहे थे। जब जिस वक्त वो जद्दोजहद कर रहे थे और वो मुसलमानों के लिए फाइट कर रहे थे, और जब उनको नजर आया कि मुस्लिम लीग के लिए जब काम कर रहे थे, उनको नजर आया कि अब वो कामयाब नहीं हो सकते या उनका उस तरह से नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, तो उन्होंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, किस मकसद के लिए काम कर रहे थे? वो दोबारा जब आए तो उनका मकसद क्या था? बड़ा वाजे, बड़ा रोशन, यानी हमारे सामने आता है कि दोबारा जब वो पलटे हैं, दोबारा पॉलिटिक्स में आए हैं और दोबारा उन्होंने जो जद्दोजहद की है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरी कंट्रीज भी उस वक्त उनके साथ उनकी उस जद्दोजहद में शामिल हो गई, और फिर उस तरह से वो आजादियां दिलवाते चले गए। और पाकिस्तान का भी इसमें बड़ा वाजे और बड़ा ही अटल जो उनका मौक़िफ़ नजर आया। तो इस पे तो कोई डिबेट या कोई सवाल मतलब ज़हन में नहीं आता हमारे के। और जब पाकिस्तान बन गया, जो उनकी तकारीर हैं, जिससे साफ तौर पे वाज़े होता है कि जो इसका जो दस्तूर होगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, और जो भी आईन होगा इसका बनेगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। तो बड़ी वाज़े, यानी बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमारे सामने थी, बहुत ही रोशन, बहुत ही वाज़े, यानी कोई इबहम की बात नहीं थी। सही सही। अली बसादी साहब, लियाकत अली खान साहब की मीटिंग हुई रोथशिल्ड के साथ, और उन्होंने अमेरिका में जो है वो रोथशिल्ड से रिक्वेस्ट की कि इसराइल को, उन्होंने लियाकत अली खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। तो लियाकत अली खान साहब ने क्या जवाब दिया था? तारीख क्या बताती है हमें? देखिए ये चूंकि रॉथशाइल्ड का ताल्लुक जो था वो बनी इसराइल से था, और कायद-ए-आज़म का इख्तिलाफ 31 साल रहा कि, और ये बात है कि जब वर्ल्ड वार 1 अपने इख्तिताम को करीब आई, वर्ल्ड वार 1 हुई थी 1914 में और 18 में ख़त्म हुई थी, 1918 में 4 साल चली थी। तो इसमें ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था और इस्लामी ममालिक को कैप्चर कर लिया था फ्रांस ने, रशिया ने और ब्रिटिश ने और जर्मनी ने। तो क्या नाम है, कायद-ए-आज़म ने उस वक्त से 1917 से, याद रहे 1917 से लेके 1948 तक 31 साल इस बात पर अकेले तनो तनहा अरब का साथ दिया, 31 साल तक, और उनको रोके रखा। लेकिन कायद-ए-आज़म जब बुढ़ापा आ गया था पाकिस्तान
बन चुका था, अब उनके पास हिम्मत नहीं थी, तो कायद-ए-आज़म इस मकसद पे जो उनको लेके चले थे उस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सके थे। ज़ाहिर बात है, एक मुल्क अलग बन गया था, फिर बीमारी अलग थी कायद-ए-आज़म को, तो उस ज़माने में आज़ादी मिल गई इज़राइल को और कायद-ए-आज़म ने उसको बस एक्सेप्ट नहीं किया। वही खान साहब ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे, जैसे कि कायद-ए-आज़म ने कहा था। अब लियाकत अली खान जब गए अमेरिका, तो रॉथशाइल्ड से मुलाकात हुई, तो वो भी इसी रॉथशाइल्ड का ताल्लुक भी बनी इसराइल ही से है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन ग्रुप है दुनिया का। पूरी बैंकिंग दुनिया की इंडस्ट्री, मीडिया उसके इशारों पे चलती है। बहरहाल वो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत दौलत देंगे। लियाकत अली खान को कहा कि आप जो कहेंगे हम आपको दौलत देंगे, आप हमें कबूल कर लें। तो कायद लियाकत अली खान ने इनसे कहा था कि जेंटलमैन, आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। मेरे दोस्त, हमारी रूहें बिकने के लिए नहीं है। जो हमारे कायद ने कह दिया हम वही करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो लियाकत अली खान ने कायद को इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो किया वही खान साहब को करना चाहिए, और खान साहब वो कर भी रहे हैं। कि ये बड़ी अच्छी बात है कि खान साहब का स्टांस बड़ा सख्त है कि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इजराइल, और ये कि लियाकत अली खान के ही मेरे ख्याल में नक्श कदम पे खान साहब भी अमल करेंगे और एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर हो जाती है एक्सेप्टेंस, तो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर से वीक हो जाएंगे। क्यों, देखें, फिर मैं दोबारा कहूँगा, डेविड बेन गुरियन ने क्या कहा था अपनी पहली स्पीच में, वो याद रहे, वो भूले नहीं। प्लीज़ उस लोगों को बताएं कि उसने कहा था कि हमारा पहला काम ये है कि हमें पाकिस्तान की वजूद को ख़त्म करना है। पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करना ही हमारी बका है। तो अब जो आदमी कह रहा है कि हमारे पाकिस्तान को ख़त्म करना हमारी बका है, वो हमसे दोस्ती करेगा तो वो हमारी बका ख़तरे में पड़ जाएगी। तो मैं नहीं कहता कि आप इजराइल से लड़ाई करें, आप जंग करना शुरू कर दें, लेकिन ये है कि आप अपने जो रिलेशनशिप हैं, जो अभी जो है जैसे हैं, उनको वैसे ही रखें। और हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, सही नहीं करते। बहुत सारी कंट्रीज दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, तो जरूरी थोड़ी हम रिकॉग्नाइज कर लें, रिलेशनशिप बना लें। हमें फोकस करना चाहिए OIC के मौजूदा डिसीजन पे। OIC का जो मौजूदा डिसीजन है, जो आर्टिकल 370 और 35A के को कहा गया है कि इंडिया से किसको दोबारा रिस्टोर करेंगे, इंडिया ने खत्म कर दिया है। ठीक है, उस पे आता हूँ, उस पे फोकस, उस पे आता हूँ, इस पे बात करता हूँ। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब की बातों की वजह से मुझे दोबारा आना पड़ा इसी तरह कि ये जो बातें कर रहे हैं, क्या मेरे मुल्क में अप्लाई होंगी? अगर शाम में नवानी मरता तो उसका बेटा आ जाता है। अगर आप देखें, जो नवाज शरीफ है तो अपनी बेटी को लेके आना चाहता है। ये मरूसी सियासत कहाँ तक? कायद-ए-आज़म का वो बेटा या बेटी बना उसके बाद, या लियाकत अली खान का? तो ये जो हमारे लालची जो बन रहे हैं, वो मरूसी सियासत आगे जरा वो बराबर ज्यादा उसको कोरोना तो उसके बहन को कह दिया कि तू आदरा बेनजीर की जगह। अब ये मेरा मुल्क किधर को लेके जा रहे हैं? सियासतदान बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो आजादी, जो सॉवरेनिटी, जो बातें बता रहे हैं कि कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली खान के पास सेल नहीं है, तो आप ये जो सेल में लेके जगह जगह जाके सौदे करते हैं, अबू धाबी में सौदे होते हैं कि नो NRO मिल जाता है, 5 साल मुझे को 2-5 साल के बाद ना वो दूसरा ले लेता है। ये तो बारियां लगी हुई थी। अगर एक बंदा 2 साल जो हुई अभी उसको, तो उसने कोई बेईमानी नहीं की। सभी बाहर है ना, मुशर्रफ साहब भी बाहर हैं, कियानी साहब भी बाहर हैं, राहिल शरीफ साहब भी बाहर हैं, सभी बाहर है ना। नहीं, और जिसके पास एटमी राज हो, दुनिया में कहीं नहीं होता कि जिसके पास एटमी राज हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब बचेंगे हम चाहते हैं कि बहुत सामने आए ताकि मेरा मुल्क फिर दोबारा मार्च। ठीक है, यानी कोरोना से बड़ी उम्मीद है आपको। आया दोबारा शुरू करें।
ठीक है, कोरोना कोरोना से भी उम्मीदें हैं आपको अहमद भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अली अब्बास आबदी साहब, ठीक है, ये बात जो है वो उसके कायद आज़म अपना लियाकत अली खान साहब ने जो बात की उसके ऊपर बात हुई। एक कॉल को शामिल करूं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मैं नवाज बात कर रहा हूँ। जी जी, फरहान से बिस्मिल्लाह जी, नवाज साहब। की खिदमत में की खिदमत में और अलीबाज साहब की में हकीकत और साहब अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये बात जो है कि ये आप फरमा रहे थे कि मराकश और अल्जीरिया का बदला जो था वो पाकिस्तान ने पूरी पूरी बदल किया था। जी जी, अल्जीरिया का, अल जजीरा नहीं। नहीं करता। बात जो है कि उनकी अपनी अलग तरीक है, जैसे इनकी अलग तरीक है। यानी हमारा तो उन्होंने अपने इलाकों के हिसाब से कुर्बान की, मेरी वाइफ जो है ना वो वहां से बिलोंग कर सकती है अजरी से, तो वो मुझे बताती रहती है बड़ी बातें। तो वो उनकी तो इलाकों के साथ के जो शहीद हुए हैं और कारकुन जो जिहाद की है, लेकिन ये तो मामला सिर्फ कि हम आपस में दोस्ती करें किस तरीके से। इंडिया का बड़ा फील्ड है, वहाँ पे भी बता रही थी मेरी भाई, ठीक है, बड़ा फील्ड है उसका, पूरे कमर्स है, बिजनेस है उसके बड़े बड़े। और ये बात ऐसी होनी चाहिए जैसे वो आप बता रहे फलस्तीन का, हमारे साथ तो फलस्तीन इसराइल के साथ कोई झगड़ा ही कोई नहीं है, पाकिस्तान का कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही झगड़ा है बस कि उसने जो काबू किया आपने हमारे फलस्तीन के इलाके को, उसको दान करें, फिर हम उसको खत्म कर लेंगे, बात ही खत्म। और अब बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर वो उसको आजाद करेंगे तो खुद खत्म हो जाएंगे ना, फिर आप तस्लीम किसको करेंगे। बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी बात सुने ना। हाँ हाँ, बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मकसूद था, यही था उनका नजरिया, पाकिस्तान को वजूद बनाना और बनाना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस में रहते हुए भी आप जब मुस्लिम लीग में वापस आए तो यही बात कि उनके टू नेशन थ्योरी, ठीक है जी, ठीक है, जो दो नजरिया पाकिस्तान, तहजीब लग, मजहब लग, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे पॉइंट्स आ गए आपके। ठीक है, आपके पॉइंट्स आ गए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, या अल्लाह, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके पॉइंट्स आ गए। जी सिस्टर, थोड़ी सी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं और कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिलेशंस अपने बेहतर करने के लिए और इन तमाम चीज़ों को, जिस तरह से अभी अली अब्बास आबदी साहब ने भी कौम को याद दिलाया कि आपके पास एक अजीम तारीख मौजूद है। आपका जो फाउंडर है वो सिर्फ वो उसकी निगाह महदूद न थी, उसकी एहसानात मुस्लिम अक़वाम के ऊपर जगह जगह जा बजा हैं और उनकी तस्वीरें एम्बेसीज के अंदर लगी हुई हैं और हिस्ट्री लिखी हुई है। सिर्फ हमें उसको प्रेजेंट करना है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को बनाने के लिए, अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे करने के लिए अपनी कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है। हमने क्या करना होगा, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? हमें वो बातें खुद भी याद करनी होंगी, हिस्ट्री का थोड़ा सा मुताला करना होगा अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त, और खासकर जब हम बैनुल अक़वामी रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमें अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम अपनी हिस्ट्री दोहराएं। हमें अपनी तारीख का पता हो, हमें मालूम हो कि हम क्या चीज़ रह चुके हैं, हमारा लीडर क्या था। और ये चीज़ लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे कि हमने हमारे एहसानात दूसरी कौमों के ऊपर कितने, जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर कितने हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इस तरह से हमारी पोजीशन बेहतर होगी। और हमारी पॉलिसीज भी इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ कोई बात ना हो। मतलब जो कायदे आज़म का नजरिया था, जो चीज वो लेके चले, जो चीज उन्होंने उठाई, जिस चीज के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की थी, हमारी आवाज में भी वही चीज नजर आनी चाहिए। हमारी जब पॉलिसी बने तो लगे कि हाँ, जो कायदे आज़म चाहते थे हम वही पॉलिसी बना रहे हैं, हम वही चीज लेके रिलेशंस अपने क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस बनाने बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी पॉलिसी बना लें जो मुस्लिम उम्मत के खिलाफ हो, उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ चली जाए, या उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़े आने वाले दिनों में। तो बड़ी अक्लमंदी, बड़ी समझदारी की हमें जरूरत है
अगर हम अपने रहनुमा को, अपने कायद को जहन में रखते हुए वो जो चाहते थे अच्छा, वो चीज मगर जहन में प्रेशर रखते हुए डेवलप हो रहा है ना, पॉलिसीज। मगर प्रेशर आ रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि हम आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसको क्रश कर दूंगा मैं, मतलब इस तरह की बातें भी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हुई हैं। ये मैं खुद से कोट नहीं कर रहा हूं, मतलब ये बाकायदा पाकिस्तान के मीडिया पे इसको सवाल उठाया गया इसके ऊपर कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आपकी स्टॉक मार्केट को क्रश कर दिया जाएगा अगर आपने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। आप ये वो लोग हैं जिनके सर से पैर तक जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एहसान में डूबे हुए हैं, मगर हमारे हुक्मरानों को ना खुद पता है मैं ना वो यही कभी बात बता कह रही हूँ, पाए। इसके लिए जी, मैं यही बात कह रही हूँ। इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लीडर्स को अपने कायद के बारे में पता हो, अपनी हिस्ट्री पता हो, जिसको लेके वो दूसरे को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। यानी हम भी अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं, हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं कि आपकी जो इस वक़्त पोज़ीशन है, उसमें हमारा क्या किरदार रहा है। एक बात, नंबर 2 हमारे पास प्लान बी, प्लान सी इस तरह की चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जब हमारे पास पॉलिसीज़ होंगी कि अगर यहाँ से ये जवाब आता है तो इसके बाद हमें दूसरा कदम क्या लेना होगा। मसलन ऑयल की जो बात की कि ऑयल का अगर एक तरफ से मना होता है तो फिर हम दूसरी तरफ से किस तरह अपना जो है वो रास्ता बना सकते हैं। जैसे कि ओआईसी के मेंबर्स जो हैं उनमें ईरान भी शामिल है और दूसरी कंट्रीज शामिल है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और इसके अलावा जिस तरह की अभी सर अब्बास आब्दी ने भी बात की थी कि इंडोनेशिया और दूसरी जिन कंट्रीज के उन्होंने नाम लिए थे जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके ऊपर कायदे-आज़म के एहसानात को याद करा के और उनके थ्रू जो है अपने रिलेशंस बेहतर बना के और अपनी ऑयल की जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। पॉलिसीज मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। पॉलिसीज जब फ्लेक्सिबल होंगी, आपके पास ऐसे रास्ते, ऐसी चीजें मौजूद होंगी जो आपके हाथ में है, जिनको आपके पास कार्ड्स होने चाहिए और उसके लिए आपके जो पॉलिटिशियंस, जो लीडर्स हैं, उनके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए ताकि आप उनसे बात मनवा सकें अपनी। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कितनी चीजें अचीव कर चुके हो, आपके हाथ में क्या कुछ है, जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप दूसरे से अपनी बात कैसे मनवाएंगे। जब आपको ये पता बिल्कुल होगा कि जी आपके पास ये चीज है और इसके थ्रू आप अपनी बात मनवा सकते हैं उनसे, तो फिर आप मनवाएंगे ना, आपकी कोई पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे हैं उसमें अपनी बैकिंग जो है एजुकेशनल तौर पे वो बड़ी मजबूत, हिस्ट्री बड़ी अच्छी स्ट्रांग पता होनी चाहिए। जब ये चीज पता होगी तो पता चलेगा कि हम कितने ताकतवर हैं और हम किस किस थ्रू से रास्ते अपने बना सकते हैं। अगर सीधा रास्ता जाएं तो भी और अगर हमें रास्ते बदलने पड़े तो भी बड़ी एहतियात से, समझदारी से, अपने हिस्ट्री का मुताला करते हुए, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो सब मद्देनजर रखते हुए ये स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। यानी आपको अपॉर्चुनिटीज का भी पता हो, अपनी स्ट्रेंथ का भी पता हो। स्वॉट जो है वो बेसिकली बिल्कुल सही। SWOT, यानी हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, हमें अपनी वीकनेसेस का पता हो, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज का पता हो और हमें थ्रेट्स का पता हो कि हमें थ्रेट कहाँ मिल रहा है तो वहां से हम रास्ता किस तरह बदल सकते हैं। जी हाँ। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का हमें पता होना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पे है, यानी वहां पे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब जहन में होंगी तो पॉलिसीज, तभी हम पॉलिसीज, अच्छा अगर हमारे पास पहले ही बिल्कुल हम ले मैन की तरह होंगे, हमें कुछ खबर ही नहीं होगी कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे पास क्या, हम किस बेस पे बात कर सकते हैं दूसरे से, तो वहां हम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये अकल, ये समझदारी जो है ये बड़ी जरूरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते वक्त। तो ओआईसी के थ्रू बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है ये चीज आगे लेके चल सकते हैं और कायदे-आज़म के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ओआईसी पे मैं आपसे भी एक और सवाल करूंगा, थोड़ा अली अब्बास आपकी साहब की तरफ जाऊंगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अरब दुनिया के ऊपर क्या क्या एहसान थे, थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे क़िबला? जो आज अरब हमको देखिए बताते हैं कि हमारी क्या हैसियत है, हम तुम्हारे लोगों को निकाल देंगे, तुम्हारी स्टॉक मार्केट को क्रश कर देंगे। जरा इनको भी तो मालूम हो कि इनके ऊपर एहसानात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के क्या हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी, अभी मैं सवाल भी एक्सपेक्ट कर रहा था लोगों से, देखिए नहीं आया एक्सपेक्ट सवाल, वो जो मैं आपसे कह रहा था। यस, हमें एक अरब ममालिक हैं जितने, जिसे और मुस्लिम ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, लिबिया, ठीक है ना, तुनीसिया, ये मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें कुछ अरब भी हैं और इसके अलावा जितने
और अरब ममालिक ने, सऊदिया, उस वक्त सऊदिया नया मुल्क था, उन और यमन, ये सारे मुल्कों को कायद-ए-आज़म ने कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की, इन मुल्कों को आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इवन इंडोनेशिया को आज़ाद कराया कायद-ए-आज़म ने, और उसके बाद 1 साल के बाद इंडोनेशिया पे दोबारा हॉलैंड ने हमला किया। तो कायद-ए-आज़म ने कराची एयरपोर्ट पे सारे जहाज उतरवा दिए और कहा कि अगर इंडोनेशिया पे हमला किया तो वो पाकिस्तान पे हमला होगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी बड़ी ज़रूरत की बात थी। इंडोनेशिया से अपने ताल्लुकात सही करें, इस बेसिस पे हमारे इंडोनेशिया से ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे हों। आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि एक छोटी सी छिपकली के बराबर मुल्क है फिनलैंड, उसकी एक्सपोर्ट जो है वो 90 बिलियन डॉलर की है। हमारा मुल्क कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। हमारी एक्सपोर्ट पूरी 21 बिलियन डॉलर है। बांग्लादेश जो हमसे छोटा मुल्क था, आज बांग्लादेश की सिर्फ कॉटन की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल जो कॉटन से बनता है, वो कॉटन नहीं बनाते, बांग्लादेश में कॉटन नहीं होता, फिर भी उसकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 34 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट, जिसमें कॉटन भी, टेक्सटाइल भी, फ्रूट भी, वेजिटेबल भी सब मिला लें तो 21 बिलियन डॉलर है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई, अगर पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो 21 बिलियन अच्छा, इमरान खान साहब को पता होगा, नहीं अभी जो रिलेशंस के ऊपर बात हुई कि हमें रिलेशनशिप इस तरह से बतानी चाहिए और जाकर बताएं कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री, तो इमरान खान साहब को आपके ख्याल में मालूम होगा, कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री जानते होंगे पूरी? इमरान खान स्पोर्ट्समैन है। इमरान खान का बैकग्राउंड तो सही, वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में इत्तेफाक से नंबर भी बहुत हाईएस्ट लिए थे जब मैं मार्कशीट देख रहा था उनकी। लेकिन बहरहाल वो प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन है और बहुत बड़े, मतलब मैं तो कहूँगा कि क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ा प्लेयर पैदा नहीं हुआ ऑलराउंडर से, तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो बहरहाल एक हिस्टोरियन नहीं है और एक क्या नाम है, इसकी नॉलेज होगी इस साइड पे, जाहिर बात है नहीं होगी। हिस्टोरियन बेशक ना हो, जिस मनसब पे वो बैठे हैं, जिस मनसब पे बैठे हैं उस मनसब के तकाजे हैं। या चले शाह महमूद कुरैशी को मालूम है, वो तो दुनिया में जाते हैं ना, उनको तो बताना चाहिए ना। जब उनसे मोहम्मद बिन सलमान ऐसी बात करेंगे तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज को क्रश कर दूंगा, तो उनको जवाब देना आना चाहिए। तो क्या उनको ये हिस्ट्री मालूम होगी? उनका तो डोमेन है ये। मैं नहीं समझता कि कायद-ए-आज़म को, लोगों को कायद-ए-आज़म का भी पता होगा। कायद-ए-आज़म को लोग भूल चुके हैं। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, देखें अभी हमारे प्रोग्राम में कितने सवालात आए, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई मोरक्को को कैसे कायद-ए-आज़म ने आज़ाद कराया, इंडोनेशिया को कैसे आज़ाद कराया। लोगों के अंदर एक बेचैनी, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती और इस पर लोग पीएचडी करते, इस टॉपिक के ऊपर पीएचडी करते लोग, और इस पे किताबें लिखी जाती और इस तरह से एक रिलेशनशिप। अभी वही हम पढ़े में कि नहीं कर दिया, जर्नल ने ये कर दिया, तो किसी कोर्ट ने ये कर दिया। हमें तनकीद करने का शौक है, तनकीदी बातें मैं भी करना चाहता तो बैठ जाता, मैं आके इमरान खान की बुराइयां करता, मैं नवाज की बुराइयां करता, मैं मुशर्रफ दौर, मुझे इससे दिलचस्पी नहीं है। मेरा ये सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। मेरा सब्जेक्ट मैटर है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ। मुझे 21 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर की अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो जाए, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। जब फिनलैंड हमारे 20% के बराबर है भी नहीं है, तो वो 90 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकता है, तो हम क्या 90 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं कर लेते? और अगर हम 90 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर लेंगे, हम अमीर तरीन मुल्क बन जाएंगे। हमें अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी चाहिए और इसलिए कि बेहतरीन तरीका यह है कि हम कायद-ए-आज़म का कार्ड यूज करें, उन ममालिक से मिलें जिनको हमने आज़ाद करवाया है, उनसे रिलेशनशिप अच्छी करें। खुसूसियत के साथ क्या-क्या एहसान है? आया है, देखिए अरबों पे खुसूसियत के साथ क्या-क्या एहसान है? अरबों के ऊपर खुसूसियत के साथ क्या-क्या एहसान है? उनकी आज़ादी, देखें जब वर्ल्ड वार 1 के बाद ये सारे अरब जितने मुसलमान मुल्क जो आज़ाद, जो टर्की के अंडर आते थे, वो सब फ्रांस और रशिया और जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर चले गए थे, जम हो गए थे। इनको दोबारा आज़ाद कराया, इनको आज़ादी दिलवाई, इनको इंडिपेंडेंट किया, खड़ा किया, कॉन्स्टिट्यूशनली इनको मजबूत किया। ये बहुत बड़ा आसान नहीं, आज ये आज़ाद हैं। अगर ये कायद-ए-आज़म ना होते तो ये सारे जो इतने अरब ममालिक हैं, बहुत सारे अभी ब्रिटिश के तसल्लुत में होते। तो ये सही था क्या? उनको आज ये आज़ादी की बातें करते हैं, आज़ाद मुल्क कहते हैं अपने आप को, इस पे बैक एंड पे तो कायद-ए-आज़म है, यानी इंजन जो है वो तो कायद-ए-आज़म है इनकी आज़ादी का। तो उसको ये क्या नाम है, किताबों में लिखा हुआ है, जब इनको पढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये चीज़ हम बताएं लोगों को,
आप देखिए ना, दिलचस्पी नहीं है लोगों की। अभी मैंने इतनी बातें कही, आपके यहाँ से कोई भी सवाल नहीं आया किसी कॉलर का कि वो ये पूछता कि मोरक्को कैसे आजाद हुआ। नहीं, लोगों की कायद-ए-आज़म ने अप्रोच कुछ पाकिस्तान और को है। लोगों की अप्रोच ये है कि लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून को करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को करेंगे और आपस में ही तनकीद करते रहेंगे और आपस में ही लड़ते रहेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, बहैसियत नेशन हमें आगे बढ़ना है। सबके अपने अपने फ्लैग हैं, पाकिस्तान का फ्लैग शायद किसी के हाथ में नहीं है। कॉलर मेरे साथ है, उनको भी शामिल करता हूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, फरमाइए। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। गुजारिश ये है कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जो आपका आज के प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, इसमें कुछ तारीफ को बंद किया जा रहा है। क्या तारीफ गलत बयान हुई है, फरमाइए। अच्छी बात है अगर आप हमें बताएं। क्या उसमें मैं एडिशन भी करना चाहता हूँ कि हजरत कायदे आज़म जो है उन्होंने चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान को इन अरब इलाकों में भेजा जिनका ये साहब नाम ले रहे हैं, और उन्होंने वहां जाके इन मतलब उनके इलाकों को जो आजाद करवाया, डिफेंस करवाया, तो उसमें चौधरी जफरुल्लाह खान का बहुत बड़ा रोल था। और उस हदायत जो थी वो हजरत कायदे आज़म की थी। हाँ, तो कायदे आज़म के सेहरा कायदे आज़म के सर ही जाएगा ना। अब सारे कायदे आज़म वहां से हर काम खुद तो नहीं करेंगे। मास्टर माइंड है ना, हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि थिंक टैंक है। दूसरा ये है कि दूसरी बात ये है कि जब हजरत कायदे आज़म यहाँ हिंदुस्तान में आ रहे थे और 3 साल यहाँ रहे, तो उनको उनकी सियासत जब शुरू हुई तो वो कहाँ से शुरू हुई, वो पॉइंट लिस्ट कर रहे हैं तो उनको किसने वो किया था, कर्ज किया था कि आप। ठीक है, ये सवाल रख देता हूँ, मगर ये तो ना कहे ना कि हम तारीख को मस्त कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर माइंड तो कायदे आज़म ही है ना। लेकिन वो ठीक है, लेकिन आप उनको छुपाए नहीं, छुपा नहीं रहे हैं। बात चीजें ठीक है, बात चीजें थी बुनियादी होती है, क्योंकि एक स्लॉट का टाइम इतना ज्यादा नहीं होता कि हम पूरी किताब खोल के बैठ जाएं। मेन जी हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप भी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अजीज भट्टी साहब को निशान हैदर मिला, इसी तरह मिसाल के तौर पे जितने जनरल्स को निशान हैदर मिलते हैं तो कारनामा तो वो करवाते हैं, लीडरशिप को मिलता है क्रेडिट। कायद-ए-आज़म की लीडरशिप थी, विजन कायद-ए-आज़म का था, ये सोचकर वो इंडिया आए थे कि मैं ये करूंगा, और उन्होंने किसी को भी इस्तेमाल किया और उससे करवाया। तो कायद-ए-आज़म को ही सहरा जाएगा ना। जो कुछ हो रहा है इस वक्त इमरान को मिलेगा, इससे पहले नवाज को मिला। होता है, भुट्टो साहब ने आइन बना तो भुट्टो साहब को हम क्रेडिट देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 73 का भुट्टो ने किया, लेकिन उसका ऑथर डॉक्टर हफीज पीरज़ादा है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, डॉक्टर हफीज पीरज़ादा ने ये कानून बनाया है, लेकिन सेहरा भुट्टो के सर जाता है क्योंकि भुट्टो ने बनवाया। भुट्टो के दिमाग में ये बात आई तो क्रेडिट तो भुट्टो को मिलेगा ना। तो आप न्यूक्लियर का जो प्रोजेक्ट है वो कदीर खान ने बनाया है, लेकिन सेहरा भुट्टो को मिलता है कि भुट्टो ने बनवाया। तो लीडरशिप को क्रेडिट दें। अब इसमें मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊं कि आज पीआईए की बात करूं मैं अगर आपसे, तो पीआईए ने क्या किया? पीआईए ने गल्फ एयर बनाई, पीआईए ने आपके सामने एमिरेट्स बनाई, पीआईए ने सिंगापुर एयर बनाई, पीआईए ने चाइना की एयरलाइन बनाई जो सुपर पावर है चाइना, पीआईए ने एयर माल्टा बनाई, पीआईए ने इत्तेहाद बनाई। आज पीआईए का हाल क्या है? पीआईए बकवास एयरलाइन बनी हुई है। हमने दुनिया की, जब चाइना वाले हमारे पाकिस्तान आए, हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग बनाई तो चाइना वाले परेशान हो गए, ये बिल्डिंग कैसे बनाई? हमारे इंजीनियर्स को ले गए, उनसे ये सीखा चाइना ने। आज चाइना को देखें, हमसे बाद आज़ाद हुआ था चाइना, आज चाइना कितना आगे निकल गया कि दूसरी सुपर पावर है जीडीपी के हिसाब से 14-15 ट्रिलियन। और जो नए शहर बनाए उन्होंने, वो कितने मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं है मतलब हमारे साथ। अब जर्मनी को अयूब खान के दौर में 12 करोड़ का लोन दिया, हमने दिया था कि अपनी हालात से 1962 की बात कर रहा हूँ। 62 से देखें तो तकरीबन 68 ईयर्स पहले जर्मनी बर्बाद था। 68 ईयर्स के बाद जर्मनी इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मुल्क है, तीसरा बड़ा मुल्क जर्मनी है इकोनॉमी वाइज, जिसको हमने 12 करोड़ रुपए दिए थे।
तो आज जर्मनी का निकल गया। हमें इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट पर जोर देना चाहिए, अपनी जीडीपी पे जोर देना चाहिए। इस वक्त बेहतरीन मौका है कि ओआईसी के सारे मुस्लिम ममालिक ने एक 370 और 35A के खिलाफ इंडिया को परसू किया है। इंडिया सब परेशान हो गया है। हमें चाहिए कि हम मुसलमान एक हो जाएं और ये कार्ड यूज करते हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इन सारे ममालिक और दूसरे मुसलमान ममालिक को एक करके हम बहुत कुछ बिल्कुल ठीक है, उठा सकते हैं, जो हम फायदा बिल्कुल उस ठीक पर जाएंगे। नहीं उठा रहे। ठीक है, कॉल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुसीबा बात कर रहा हूँ, आपके मेहमानों को सलाम। अलैकुम सलाम। देखिए हमारे भाई जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है, अपनी जगह के फिनलैंड की उन्होंने मिसाल दी है, जर्मनी को मिसाल दी है, दे रहे हैं। यूरोप का एक जो उनका सिस्टम है वो बड़ा डिफरेंट है, और यूरोप के अंदर जो है ना युद्ध है उनकी मतलब वो छोटे मुल्क जो है ना वो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जब आप देखते हैं ना कि उसकी बहुत सारी जो बड़ी बात है उसके अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को एक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत है, दुश्मन बहुत है। तो वो बहुत से तो आपको पता है कि वो क्या क्या चैलेंजेस है, वो आपके अरबों के हिसाब से ले गए। और दूसरी तरफ ठीक है, मैं समझ गया। और फिर अमेरिका का जो वोट है या जो वो चाहते हैं चाइना की वजह से, तो बहुत सारे वक्त है उसकी वजह से पाकिस्तान को सिर्फ एक्सेस नहीं मिलती जो बड़ी ठीक है, के अंदर। तो इसका आसान नहीं है कि आपको जो आपकी जो वोट है उसको बढ़ा सके। तो जब बांग्लादेश को मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? बांग्लादेश को मिल सकती है, हमें क्यों नहीं मिल सकती? हम बांग्लादेश से भी गए गुजरे क्या? बांग्लादेश को दुनिया जो है ना हमारी तरह थ्रेट नहीं देखती। इंडिया हमारे महासत करता है, शहीद करता है, इस तरह नहीं तो हमने सब जगह टांग खुद फंसाई है ना बाबा। अगर खामोशी से जैसे चाइना ने सर झुका के तरक्की की, जब नहीं इंडिया को छोड़े, जब चाइना ने खामोशी से काम करता रहा, फौजी कुव्वत भी बढ़ाता रहा, इक्तिसादी भी, आज जब इस पावर में आ गया कि आंखें दिखाए तो उसने बिल में से बाहर सर निकाला। हम पहले से हम अफगानिस्तान के अंदर हाथ डाला हुआ है, हमने फना डाला हुआ है, मुल्क संभल नहीं रहा, 2 वक्त खाने को नहीं लोगों पास। हमारा इंडिया के जो दुश्मनियां हो जाती है तो हमारे लिए चैलेंजेस डिफरेंट है। चले ठीक है, आपकी बात को मैं रख लेता हूँ आइंदा आने वाले शोज में उस नुक्ते को। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, मेरा टाइम बहुत कम है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। सिस्टर बिल्कुल, बस हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, हम नेक्स्ट प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। रिसेंट जो आईसी का डिसीजन आया अगेंस्ट जो है वो आर्टिकल के जो उन्होंने रिस्टोर करने को कहा कि 35A एंड 370 आर्टिकल को, उसको इस हवाले से अब क्या देख रही हैं आप? क्या तब्दीली आने वाली है? क्या ओआईसी की बात को लिया जाएगा? क्योंकि इंडिया इसके ऊपर काबू आ सकता है कि उनके लाखों लोग अरब कंट्रीज में काम करते हैं। अरब अगर अपनी हमियत को पहचाने और अपने पावर्स को पहचाने तो हिंदुस्तान से तो 2-2 हाथ वो डील कर सकते हैं। अगर वो इनकी बात नहीं मानते, ये लाखों लोग उनके पास काम करते हैं, अगर सब वापस जाए तो हिंदुस्तान में तो रहने की भी जगह नहीं हो, इतने लोग तो बाहर काम कर रहे हैं। जी, मजीद कॉल शामिल नहीं कर सकूंगा। जी फरमाइए सिस्टर, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। जी, ओआईसी का डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और ये ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल राइट्स के लिए बहुत अच्छा है, फेवर करता है ह्यूमन राइट्स को। और दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत फेवर करता है। वहां पे जो फौज डिप्लॉय की हुई है उसकी भी जो पोजीशन है इंडिया की, वो इस वजह से और खराब हो जाती है कि फौज जो उसने डिप्लॉय की हुई है वहां पे। तो अगर ये जो आर्टिकल रिस्टोर करने की बात हुई है और ये चीज हो जाती है कि वो एक सेपरेट स्टेट है, और अगर वो लोग ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो पाकिस्तान की फेवर में सबसे बड़ी ये बात जाती है कि पाकिस्तान ने जो कहता है आजाद कश्मीर, तो उसमें पाकिस्तान ने फौज नहीं डिप्लॉय की, वहां पे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, वहां पे लोग कमा रहे हैं, लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, लोगों का रोजगार है, लोगों की बच्चों की तालीम है, बहुत सारी उनकी जिंदगी की जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल है वहां के ऊपर। जबकि इंडिया का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे फौज डिप्लॉय हुई है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया 3 कंट्रीज से अब मदद मांग रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया
और होल्ड कीजिए। तीसरा मुल्क है आपका, जी जी होल्ड कीजिए एक सेकंड। 3 ममालिक से उसने मदद मांगी है ये इसलिए ताकि ये जो आर्टिकल ओआईसी में जो ओआईसी ने जो इस आर्टिकल को रिस्टोर करने के लिए कहा है, तो अब अगर वो 3 ममालिक की मदद भी मांगता है और वो ममालिक भी उसका साथ, तो क्या करेंगे वो ममालिक? जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे। इंटरनेशनल लॉ के तहत तो वो एक आजाद रियासत होनी चाहिए और वहां पे जो लोग ह्यूमन राइट्स उनको अवेलेबल होने चाहिए, जो लोग वहां पे रोजगार करें, जिंदगी ठीक है। गुजारें, अपने बच्चे तालीम हासिल करें, ये सारी चीजें जो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज अगर इंडिया की मदद भी करती हैं, जिनसे वो मदद मांग रहा है इस सिलसिले में पाकिस्तान से डर के कि पाकिस्तान ने ये बात कर दी और पाकिस्तान के फेवर में ये चीज जा रही है, तो भी वो जो बहुत से जो है उसकी अपनी वजह से अपनी उसकी गलती होगी, जो उसने फौज वहां डिप्लॉय की हुई है, जो खुद उसके अगेंस्ट में बात जा रही है। जाहिर बिल्कुल बात है ठीक है। ये चीज सबसे बड़ी जो है एक पॉइंट है जो पॉइंट है, खुद बिल्कुल उसके ठीक है। अगेंस्ट में जा रहा है यहाँ पे। उसके अगेंस्ट जा रहा है। एक मुख्तसर सी जी कॉल शामिल कर लें, बिल्कुल जो है वो टाइम खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, जेहरा मैं देख के बड़ा खुश आया। शुक्रिया। कि जेहड़े प्रोफेसर दी बात वाजिब जेहड़ी गल्लां कीतियां ना, हाँ हाँ। पाकिस्तान दूसरे मुल्क मदद कर रहे हैं। इसने बारे में जिक्र है बुक लिखा इंग्लिश में भी, जेहड़ा उर्दू में भी। सही। दूसरा जेहड़ा यूट्यूब में भी अपनी पूरी हिस्ट्री जेहड़ी है बुक नहीं कर दें कि आम आवाम की पता है पाकिस्तान 99% पाकिस्तानी किसी की नहीं पता जी आज बात करा और गल्ला दसते हैं। एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर जितने पिछले 15-20 साल पिछले जितने भी लीडर आए ना बिल्कुल ऐसा कदे दसी नहीं तो पाकिस्तान ने लेकर काम किया या क्या मदद कर रहे दूसरे मुल्क। बिल्कुल सही है। जर्मनी तक को कर्जा देता पाकिस्तान ने। बिल्कुल ठीक है। बड़ा खुश हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ एक बुक लिखी जाए इंग्लिश की कोटा हुई। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम कितना है ठीक है, अली अब्बास आदि से इसमें मैं मजीद राय लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त कम है वरना मैं आपको और टाइम देता भी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अली अब्बास आदि साहब, सिर्फ 1 मिनट रह गया मेरे पास। इन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा किताब लिखी जाए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और यूट्यूब वगैरह पे भी जो है वो ये सारा मटेरियल होना चाहिए। इस हवाले से कुछ काम हुआ है? सवाल तो मेरे पास अभी बहुत थे, और क्योंकि अमेरिकी सदर रोजवेल्ट से बात हुई है, चर्चिल से बात हुई है, मगर अब इन पॉइंट्स को शामिल नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट है। इस हवाले से नेट पे काम हुआ है कुछ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ मिल जाए लोगों को? नहीं, इस इत्तेफाक से देखिए हमारी प्रायोरिटी कायद-ए-आज़म नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है या नवाज है। हम इस पे ही बात करते हैं, हमारे टेलीविजन में डिस्कशन होता है। ये हमारी तबका जो ये सोच रखे विजडम और थिंक टैंक वो नहीं है। और यही टेलीविजन पे आपने कभी सुना भी नहीं होगा ये वाली बातें जो हम अक्सर हम पागल हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन ये होनी चाहिए और इस पे रेगुलर प्रोग्राम करें, और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छी अहम बात ये है, देखिए अब जो OIC का इजलास है वो होने जा रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। अब इंडिया वैसे ही परेशान है, पागल हुआ है, और इजलास पाकिस्तान में होगा। तो ये इससे अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि हम इस OIC के अंदर ये जो कायद-ए-आज़म के एहसानात भी गिनवा दें। आप लोग कोशिश करें इस OIC के अंदर ये कायद-ए-आज़म के एहसानात गिनवा दें। ये सारे मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं, और साथ साथ ये कि 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल जो इंडिया ने रिमूव किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको रिस्टोर करवा दें। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इस वक्त बहुत बड़ा काम होगा। इसके ऊपर मुसलसल आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर मुसलसल आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रगुजार हैं आपको, आइंदा भी हम जहमत देंगे आपके, आप अपना कीमती टाइम दें और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर मजीद बात करें, क्योंकि इससे पाकिस्तान का भी फायदा है और उम्मत मुस्लिमा का भी फायदा है, उस पूरे रीजन का भी फायदा है। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म की निगाह से देखना और अपनी पॉलिसीज को जिस खतूत के ऊपर, जिन सुतूत के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया था उनको रिस्टोर करें और अपनी अहमियत को, अपनी हमीयत को पहचाने। हम इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं एडवोकेट प्रोफेसर सैयद अली अब्बास आबदी साहब आपके, और प्रोफेसर साइमा जैदी साहिबा आपके, कि आपने अपना टाइम अहले बैत टीवी को दिया और हमारी आवाज को आलमगीर करने में अपना किरदार अदा किया। हमारे प्रोग्राम का टाइम
तमाम हुआ हमारी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह कल यूके टाइम से 4:15 बजे की। इजाजत दीजिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।